अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह मानहानि मामले में बुरी तरह से फंस गए हैं। अहमदाबाद की एक अदालत ने अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने मानहानि केस की सुनवाई फरवरी 2024 तक टालने की मांग की थी। अरविंद केजरीवाल की ओर से मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एस.जे. पांचाल के सामने यह भी दलील दी गई कि लोक सेवक होने की वजह से बिना मंजूरी उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। अदालत ने केजरीवाल की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया, जिसमें कहा गया था कि सीआरपीसी की धारा 197 के तहत मंजूरी के बिना उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता क्योंकि वे लोक सेवक हैं। अरविंद केजरीवाल ने यह दलील गुजरात यूनिवर्सिटी की ओर से दायर मानहानि मुकदमे में दी। अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह पर आरोप है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की। केजरीवाल और संजय सिंह ने इस आधार पर सुनवाई को टालने की मांग करते हुए अर्जियां दायर की हैं कि समन को चुनौती देने वाली उनकी याचिकाएं गुजरात हाई कोर्ट के सामने लंबित हैं और अगले साल फरवरी में सुनवाई की संभावना है। स्थगन अर्जियों पर कड़ी आपत्ति जताते हुए गुजरात विश्वविद्यालय के वकील अमित नायर ने कहा कि उच्च न्यायालय ने मुकदमे पर कोई रोक नहीं लगाई है। नायर ने इस मामले में केजरीवाल की उस दलील को भी चुनौती दी थी चूंकि वो लोक सेवक हैं, इसलिए सीआरपीसी की धारा 197 के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी ली जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल आधिकारिक कार्य के निर्वहन की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए वर्तमान मामले में ऐसी मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि यह अर्जी मामले को लटकाने की एक रणनीति है। अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने सत्र की अदालत में पुनरीक्षण याचिका को निपटारे के तक उनके खिलाफ मानहानि की कार्यवाही पर रोक लगाए जाने के लिए गुजरात उच्च न्यायालय का रुख किया था। अदालत ने यह कहते हुए दोनों नेताओं को तलब किया था कि प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 500 के तहत मामला बनना प्रतीत होता है। उच्च न्यायालय द्वारा प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री पर मुख्य सूचना आयुक्त के आदेश को रद्द करने के बाद गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने दोनों नेताओं के खिलाफ उनकी टिप्पणियों पर मानहानि का मामला दायर किया था। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। कोर्ट भी मर्जी का हो और जज भी, तभी मामले की सुनवाई की जाए, इस उम्मीद के सहारे सत्येंद्र जैन और आम आदमी पार्टी के फैमिली वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अदालत में सत्येंद्र जैन की फरियाद लेकर गए थे। लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ ने सत्येंद्र जैन की अर्जी ठुकरा दी और कहा वे किसी को जज को निर्देश दे सकते हैं कि उन्हें क्या करना है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार में मंत्री रहे जैन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभी मेडिकल ग्राउंड पर जमानत में है। सुप्रीम कोर्ट जिसका ईडी जमकर विरोध कर रही है और फिर से जैन को जेल भेजे जाने की मांग कर रही है। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि अंतरिम जमानत अनंत काल तक के लिए नहीं हो सकती। इसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने बेंच बदलवाने की कोशिश की जिसमें उन्हें तगड़ा झटका लगा। सत्येंद्र जैन के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सत्येंद्र जैन मामले की सुनवाई कर रही बेंच को बदलने की याचिका लगाई थी। इस याचिका को स्वीकार करने से चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने साफ इनकार कर दिया। सिंघवी ने मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ से कहा कि यह मामला पहले जस्टिस एएम बोपन्ना के सामने लंबित था। उन्होंने इस पूरे मामले को 2.5 घंटे तक सुना। अब यह मामला जस्टिस बेलाएम त्रिवेदी के सामने गया। सिंघवी का कहना था कि जो जज इस मामले की सुनवाई पहले कर चुके हैं उनके सामने ही दोबारा मामला लगाया जाए। सिंघवी का दावा था कि इस मामले की पूरी सुनवाई जस्टिस बोपन्ना कर चुके हैं, इसलिए उन्हें ही इस मामले का निर्णय ही सुनाना चाहिए। दिल्ली की केजरीवाल सरकार में इस बात से मंत्री रहे सत्येंद्र जैन पर अपनी फर्जी कंपनीज के जरिए हवाला का कारोबार चलाने का आरोप है। इसके अलावा उनके ऊपर इस काले धन को सफेद करने और इससे जमीन खरीदने जैसे भी आरोप हैं। उनका दिल्ली शराब घोटाला मामले में भी नाम है। सत्येंद्र जैन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। सिंघवी ने जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ से गुजारिश की जस्टिस त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली पीठ के जरिए दिन में उनकी याचिका पर होने वाली सुनवाई स्थगित की जाए। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस मामले में जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस त्रिवेदी की पीठ पर्याप्त दलीलें सुन चुकी है। इस मामले को एक ऐसी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया जिसमें जस्टिस बोपन्ना शामिल नहीं है। वरिष्ठ वकील ने कहा कि हम स्थगन की गुजारिश करते हैं अगर आप एक बार मामले के कागजों को देख लें, लेकिन चीफ जस्टिस ने दस्तावेजों को भी देखने से इनकार कर दिया। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के वकील अपनी मर्जी से जज के सामने अपना मामला रखवाना चाहते हों। दुष्यंत दवे और प्रशांत भूषण जैसे वकील भी ऐसा कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट लगातार कहता आया है कि वो ऐसे प्रयासों को सफल नहीं होने देगा और हुआ भी वही। एक तरह से अभिषेक मनु सिंघवी जैन के चक्कर में अपनी फजीहत कर बैठे। अरविंद केजरीवाल, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा को इस बात से परेशानी है कि इनकम टैक्स विभाग उनके टैक्स असेसमेंट अपनी मर्जी से क्या कर रहा है। इन नेताओं का कहना है कि सारा कुछ उनके मन मुताबिक किया जाए। इस बात को लेकर ये सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे। गांधी परिवार ने 2018-19 के
आयकर असेसमेंट को विभाग के सेंट्रल सर्किल में ट्रांसफर करने को चुनौती दी है। इसके पहले 1 दिसंबर को कोर्ट ने सुनवाई की तारीख आगे बढ़ा दी। इस मामले पर याचिकाएं आम आदमी पार्टी और गांधी परिवार से जुड़े 5 ट्रस्ट्स संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, जवाहर भवन ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और यंग इंडियन ने दायर की है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि केस ट्रांसफर करना इनकम टैक्स के अधिकार क्षेत्र में है। मामले पर 7 नवंबर की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस मामले को ट्रांसफर करना इनकम टैक्स विभाग के अधिकार में है, हम सिर्फ कानूनी प्रावधानों को देखेंगे। जस्टिस खन्ना और जस्टिस भट्टी की बेंच ने कहा था कि अगर क्रॉस ट्रांजैक्शन हुए हैं तो सेंट्रल सर्किल जांच कर सकता है। हम इस केस से राजनीतिक नहीं बल्कि कानूनी तौर पर निपटेंगे। मामला 2018-19 के असेसमेंट और आर्म्स डीलर संजय भंडारी से जुड़ा है। इस केस में वांटेड आरोपी संजय भंडारी रॉबर्ट वाड्रा का करीबी बताया जाता है। हालांकि रॉबर्ट वाड्रा ने आरोपी संजय भंडारी से किसी भी तरह का कनेक्शन होने से इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट से पहले दिल्ली हाई कोर्ट इस केस में गांधी परिवार और आम आदमी पार्टी की याचिका को खारिज कर चुकी है। हाई कोर्ट ने कहा था कि आयकर विभाग ने नियमों के मुताबिक से ही फैसला लिया है। दिल्ली हाई कोर्ट में कहा गया था कि संजय भंडारी से कोई लेना देना नहीं है। हाई कोर्ट ने मई में इन याचिकाओं को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि फेसलेस वैल्यूएशन प्लानिंग के तहत जांच का किसी भी व्यक्ति से कोई मौलिक कानूनी अधिकार नहीं मिला है। हालांकि गांधी परिवार ने इस मामले में संजय भंडारी से लिंक जुड़े होने से इनकार कर दिया था। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। एक वक्त था जब अपनी शिकायत लेकर अरविंद केजरीवाल हर दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते थे, और अब एक वक्त है जब हर दूसरे दिन केजरीवाल से लेकर उनकी पार्टी के घोटालेबाज नेता से लेकर सरकार तक सुप्रीम कोर्ट में हाजिरी लगाने आते हैं। केजरीवाल की सरकार का हाल तो यह है कि आए दिन सुप्रीम कोर्ट में उसे फटकार लगती है, लेकिन केजरीवाल सब कुछ सुनकर भी नहीं करते जो कोर्ट की तरफ से कहा जाता है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर केजरीवाल को जमकर फटकारा और कहा साफ कि अगर उन्होंने कोर्ट की बात को नहीं माना तो उनके विज्ञापन का बजट काट दिया जाएगा। कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को दिल्ली के अलवर और पानीपत से जोड़ने वाले 2 रैपिड रेल परियोजनाओं के लिए 1 हफ्ते के भीतर भुगतान जारी करने का निर्देश दिया है। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कड़ी चेतावनी भी दी। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही हिदायत दी है सरकार कोर्ट को भुगतानों के चूक के लिए विज्ञापन बजट से राशि काटने संबंधी अपने पहले के आदेश को पुनर्जीवित करने का मौका न दे। शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय परिवहन निगम लिमिटेड की ओर से दाखिल किए गए आवेदन पर विचार कर रही थी। इसमें दिल्ली सरकार पर परियोजना के लिए भुगतान कार्यक्रम में चूक करने का आरोप लगाया गया है। समझौते के तहत केजरीवाल सरकार को दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी RRTS परियोजना के लिए 415 करोड़ रुपए के बकाया भुगतान करना था, लेकिन उसने नहीं किया। और इतना ही नहीं, समझौते के तहत दिल्ली को राजस्थान के अलवर और हरियाणा के पानीपत से जोड़ने वाली 2 अन्य रैपिड रेल परियोजनाओं के लिए 150 करोड़ रुपए के बकाये का भुगतान करना था। दिल्ली सरकार को तीनों कॉरिडोर परियोजनाओं के लिए 6 साल में कुल 6119 करोड़ रुपए का भुगतान करना था। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि आप इस तरह से बच नहीं सकते, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसा लगता है कि आप हमें हमारा पिछला रिकॉर्ड जारी करने पर विवश करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने 21 नवंबर को एक आदेश में दिल्ली सरकार को 1 हफ्ते के भीतर मेरठ परियोजना के लिए 415 करोड़ रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया था। ऐसा नहीं होने पर इस रकम को राज्य के विज्ञापन बजट से ट्रांसफर करने की चेतावनी दी थी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय परिवहन निगम लिमिटेड की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ANS नाडकर्णी ने कहा कि उन्हें मेरठ के लिए दिल्ली से बकाया भुगतान प्राप्त हुआ है, लेकिन राज्य सरकार ने 2023-24 के लिए दिल्ली अलवर प्रोजेक्ट के लिए 100 करोड़ रुपए और दिल्ली पानीपत के लिए 50 करोड़ रुपए का आवंटित फंड भुगतान नहीं किया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय परिवहन निगम लिमिटेड की ओर से पेश वकील ANS नाडकर्णी ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान जैसे शेष राज्यों ने पहले ही अपने हिस्से का भुगतान कर दिया है। दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ वकील और उड़ीसा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश S मुरलीधर ने किया। S मुरलीधर ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि 150 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन मंजूर हो गया है। अन्य दोनों परियोजनाओं को केंद्र की मंजूरी मिलने के बाद भुगतान किया जाएगा। इस पीठ ने कहा कि आप हर बार नए बहाने नहीं बना सकते। जब अन्य राज्य भुगतान कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? हमें हमारे पहले के आदेश 21 नवंबर के फिर से जारी करने के लिए मजबूर न करें। इसके साथ ही पीठ ने 150 करोड़ रुपए की राशि 7 दिन के भीतर जारी करने का निर्देश दिया। अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए थे। उन्होंने अदालत को सूचित किया कि केंद्र को दोनों परियोजनाओं को औपचारिक मंजूरी देने में कोई समस्या नहीं। केंद्र सरकार जल्द ही दोनों परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान करेगी। संसद में सुरक्षा में चूक के बाद केंद्रीय जांच एजेंसियां हरकत में आ गई हैं। सुरक्षा में तैनात 8 सुरक्षा कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के साथ साथ टेररिस्ट सेल की भी जांच की जा रही है। आईबी, सीबीआई, एनआईए, रॉ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और फॉरेंसिक जांच एजेंसी सहित कई राज्यों की पुलिस भी आरोपियों को लेकर दिल्ली पुलिस को इनपुट दे रही है। इस काम में हरियाणा, यूपी, बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र पुलिस भी दिल्ली पुलिस को आरोपियों के बारे में इनपुट दे रही है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर आरोपियों की गतिविधियों और इनके मित्रों और पोस्ट्स को लेकर साइबर एक्सपर्ट्स जानकारी जुटा रहे हैं। दिल्ली पुलिस के 200 से अधिक अधिकारी, जवान और विशेषज्ञ इस काम में लगे हैं। इस काम में राज्यों और एजेंसीज को मिलकर 100 से अधिक आईपीएस अधिकारी लगे हैं। सूत्रों के हिसाब से अब तक जो जानकारी मिली है उससे साफ है कि बीजेपी सांसद से लोकसभा का पास बनवाना भी उसकी एक साजिश का हिस्सा था। जिस नीलम नाम की महिला को गिरफ्तार किया गया वो किसान आंदोलन में भी शामिल थी और जंतर मंतर पर हुए महिला पहलवानों के प्रदर्शन में भी इस नीलम नाम की महिला ने पीटी उषा पर हमला भी किया था। लेकिन पूरे मामले का मास्टरमाइंड कहीं दूर बैठा है जिसकी तलाश की जा रही है। अब तक जो बातें सामने आई हैं उसके हिसाब से इस मामले में एनजीओ गैंग और लिबरल गैंग की भूमिका साफ तौर पर से झलकती है। दिल्ली पुलिस के सिपाही, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर और एसीपी स्तर के 200 से अधिक अधिकारी पिछले 24 घंटे से इस काम में लगे हुए हैं। डीसीपी, एडिशनल डीसीपी, ज्वाइंट सीपी और स्पेशल सीपी लेवल के 25 से ज्यादा आईपीएस अधिकारी जांच की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पकड़े गए लोगों की पहचान सागर शर्मा, डी मनोरंजन, नीलम देवी, अमोल शिंदे और ललित झा और विक्की के रूप में हुई है। दिल्ली पुलिस के एक बड़े अधिकारी की माने तो इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने कुछ सांसदों सहित 20 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की है। दिल्ली पुलिस ने 5 से ज्यादा लोगों को डिटेन भी किया हुआ है। दिल्ली पुलिस के पूर्व ज्वाइंट सीपी एसबीएस त्यागी कहते हैं कि सुरक्षा के लिहाज से ये बड़ी चूक है। दिल्ली पुलिस सबसे पहले एफआईआर दर्ज करेगी। एफआईआर दर्ज करने के बाद इन लोगों के बारे में जानकारी जुटाएगी। ये लोग कौन है, इसके बाद मकसद क्या था इनका, ये सब जानना होगा। क्या इन लोगों ने संसद भवन के अंदर वैध तरीके से प्रवेश किया? क्या इनका मकसद आतंकवादी हमले को अंजाम देना था? दिल्ली पुलिस कई धाराओं में इन लोगों पर मुकदमा दर्ज कर सकती है। ये जिस भगत सिंह के फैन क्लब से जुड़े हैं उस संगठन के बारे में भी पता लगाया जाएगा। शीतकालीन सत्र की कार्यवाही के दौरान दर्शक दीर्घा से 2 शख्स लोकसभा के अंदर कूद गए थे। इन आरोपियों ने रंगीन धुआं छोड़ा और संसद के अंदर और बाहर नारेबाजी की। इस दौरान संसद टीवी की विजुअल्स में नीली जैकेट पहने एक शख्स को सदन में बेंचेस पर कूदते हुए देखा जा सकता है। इसके तुरंत बाद लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे राजेंद्र अग्रवाल ने सत्र को स्थगित कर दिया। देश के संसद के भीतर निचले सदन में सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में चूक की घटना ने हर किसी को सख्ते में डाल दिया। दर्शक दीर्घा से 2 लोग लोकसभा में अचानक कूद गए और नारेबाजी करने लगे। इस दौरान एक युवक ने अपने जूते में से स्मोक क्रैकर निकाला और स्प्रे करना शुरू कर दिया। हालांकि समय रहते सुरक्षा बलों और सांसदों ने दोनों को पकड़ लिया। अब तक केजरीवाल और उनके घोटालेबाज नेताओं की कोर्ट में पैरवी कर रहे अभिषेक मनु सिंघवी इस बार महुआ मोइत्रा का मामला लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। ऐसा करना उनकी मजबूरी भी थी क्योंकि ममता बनर्जी ने अपने वोट अभिषेक मनु सिंघवी को देकर इसलिए तो राज्यसभा का सदस्य बनवाया था कि उनके नेताओं के सारे मामले उन्हीं को देखने होंगे। इसलिए सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में महुआ मोइत्रा के मामले को लेकर गए, लेकिन मामला कोर्ट में लिस्ट ही नहीं हुआ। इस बात को ध्यान दिलाए जाने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा को आश्वासन दिया है कि ये कैश फॉर क्वेरी मामले में लोकसभा से उनके निष्कासन के खिलाफ उनकी याचिका की लिस्टिंग पर गौर करेंगे। अभिषेक मनु सिंघवी ने मोइत्रा की ओर से इस मामले को अर्जेंट लिस्टिंग में रखने की गुहार लगाई थी। ऐसे में मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह मामला शायद लिस्ट नहीं हुआ होगा। अगर कोई ईमेल भेजा गया होता तो मैं उसे तुरंत देख लेता, कृपया भेज दे। इससे पहले सिंघवी ने जस्टिस संजय किशन कौल के सामने इस याचिका को रखा था, जिन्होंने इसे सीजेआई के समक्ष रखने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा था कि इस मामले को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देखने दो, अभी इस स्तर पर यह सब निर्णय नहीं लिया जा सकता। इसके बाद मोइत्रा के मामले को वकील अभिषेक मनु सिंघवी सीजेआई के पास लेकर गए। टीएमसी सांसद ने सुप्रीम कोर्ट में अपने निष्कासन के खिलाफ सुनवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि उन्हें सदन के अंदर चर्चा के दौरान बोलने का मौका नहीं मिला। इसके अलावा उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर भी कहा कि उनके खिलाफ लगे सारे आरोप सिर्फ 2 लोगों की गवाही पर आधारित हैं, जिनमें एक उनका पुराना साथी है जिसने दुर्भावना से उन पर इल्जाम लगाया। मोइत्रा के मुताबिक जो लिखित गवाह उनके खिलाफ दिए गए हैं वो भौतिक दृष्टि से विरोधाभासी है। उन्होंने कहा कि जिसने जिरह करने का अधिकार छीन लिया, लोकसभा में दर्शन हीरानंदानी से रिश्वत के सवाल पूछने वाले मामले में महुआ मोइत्रा के खिलाफ एथिक्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पिछले महीने दी थी, जिसमें उनके विरुद्ध कैश फॉर क्वेरी मामले की जांच में कहा गया था कि महुआ 2019 से 2023 के बीच में 4 बार दुबई गई, जिसके बाद उनका संसद का लॉगिन कई बार एक्सेस किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।